हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इंस्टांस यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10th के द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये आपका मोटिवेशन बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता होगा, मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जो आपको क्वेश्चन नहीं आता होगा वो आप लर्न कर लेना, क्योंकि कुछ होते हैं ना, जैसे कि कोई नहीं आता है तो उसे छोड़ देना है। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। आपको उन्हें लर्न करना है ताकि आपका मोटिवेशन बूस्ट हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आप एग्ज़ाम में और ज़्यादा अच्छा कर सको। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाज यंग इटली? यंग इटली क्या था? ए विजन ऑफ सोसाइटी, ए सीक्रेट सोसाइटी, द नेशनल एंथम ऑफ इटली, नन ऑफ दीज। सो गाइस, इसका आंसर है ए सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली जो गिसेपे मजीनी ने फाउंड की थी, वो उसका आंसर है ए सीक्रेट सोसाइटी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं गाइस। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज्ड डैश एज इंडिपेंडेंट नेशन, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, आप चूज कीजिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ग्रीस। ग्रीस इज द राइट आंसर, जहाँ पे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीस में ग्रीस नेशन को इंडिपेंडेंट करने के लिए साइन की गई थी। विच कंट्री बिकम फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन यूरोप इन द ईयर 1789? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड एंड स्पेन। इनमें से कौन सा करेक्ट है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है हमारा फ्रांस। फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। व्हेन वाज द क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म नोटिस्ड इन यूरोप? 1787, 1759, 1789, 1769। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है 1789। 1789 इसका करेक्ट आंसर है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तभी फर्स्ट एक्सप्रेशन था वो यूरोप में नेशनलिज्म का। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सिविल कोड ऑफ 1804? ए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, बी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सी, राइट टू प्रॉपर्टी, डी, नो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। इनमें से कौन सा करेक्ट है? थोड़ा सा याद कीजिए, सिविल कोड वाला थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो अब आपके लिए काउंटडाउन शुरू हो रहा है। सो टाइम अप गाइस, इसका आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सिविल कोड वाला जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच वन लैंग्वेज अमंग द फॉलोइंग रिटन एंड स्पोकन इन पेरिस एंड फर्दर एक्सेप्टेड एज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ दैट नेशन? ए, इंग्लिश, बी, जर्मन, सी, स्पेनिश, डी, फ्रांस। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? थोड़ा सा याद कीजिए और सीधा आंसर पे धावा बोल दीजिए। यस। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इन जर्मनी द मेजरिंग यूनिट एले वाज यूज्ड टू मेजर ए क्लॉथ, बी, थ्रेड, सी, लैंड, डी, हाइट। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Which newly designed flag is chosen to replace the former flag Royal Standard in France? A. Union Jack,
बी ट्राइकलर, सी वाइट सल्टायर एंड डी रेड क्रॉस। इनमें से कौन सा करेक्ट है? आपको थोड़ा सा याद करना है। रॉयल स्टैंडर्ड की जगह फ्रांस में कौन सा फ्लैग डिज़ाइन किया गया था? ठीक है, सो इसका आंसर है गाइस बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज कन्वेंटेड इन 1848 एट द हॉल ऑफ मिरर्स, द चर्च ऑफ सेंट पॉल्स, द इंडोर टेनिस कोर्ट, द बेस्ट लीड। ओके, सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल द चर्च ऑफ सेंट पॉल्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट लिखा है आपने। वेयर वॉज द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस? क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वॉज द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस? ए इटली, बी फ्रांस, सी जर्मन एंड डी ग्रीस। फ्रांस। एंड क्वेश्चन नंबर 11 पे पढ़ते हैं हम। वेयर वर द प्रीएस्ट एंड बिशप्स वर पनिश्ड? ए साइबेरिया, बी टंड्रा, सी मंगोलिया एंड डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साइबेरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। और आप सोच रहे होगे मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों करा रही हूँ? ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि एमसीक्यूज की जो वीडियोस होती है ना उसके अंदर थोड़ा सा हम बोर हो जाते हैं, तो आपको खुद ही आगे कर करके देखना पड़ता है। तो आई नो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ इन चीज़ों को, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करवा रही हूँ आपको, ताकि आपको टाइम भी सही मिले और आप उसे वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख भी सके। मैं तेज़ बोलूँ, धीरे बोलूँ, जल्दी बोलूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। सो हम क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुँच गए हैं। इन विच ईयर नीदरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम्स? ए 1805, बी 1801, सी 1803 एंड डी 1812। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1801, जब नीदरलैंड फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में हुआ था शामिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट फैक्टर्स लीड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप? ए स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, सी द राइज ऑफ कमर्शियल क्लास, डी इट एस्टेब्लिश द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। सो इसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। थोड़ा सा सोचिए, विचार करिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा और अपना स्कोर मुझे ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, सो गाइस ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Army played an important role in unification of Germany. No war was fought for the unification of Germany. Kaiser William I of Prussia was proclaimed new German Empire. No war was fought for the unification of Germany. Time starts now. So guys, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नो वॉर वॉज फॉट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15, विच रीजन इज रूल्ड ओवर बाय द हब्सबर्ग एम्पायर? ऑस्ट्रिया हंगरी, फ्रांस नीदरलैंड, स्पेन पोर्चुगल, स्कॉटलैंड नीदरलैंड। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया हंगरी।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है आपको। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज हेल्ड इन 1848. 831 members attended the Frankfurt Parliament. Frankfurt Parliament failed to unite Germany. The option all of the above, यानी कि सारे जो ऑप्शंस है वो सब करेक्ट है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको सोचना है। So guys, your time is up. Option number D is the correct answer. तो देखो आपको कितनी सारी नॉलेज मिल गई है इससे। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज हेल्ड इन 1848 एंड उसे अटेंड किया था 1831 मेंबर्स ने। एंड जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो बैठी थी उस टाइम पे, तो यूनाइटेड जर्मनी को वो यूनाइट करने में, यानी कि जर्मनी को यूनाइट करने में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गई थी। तो कितनी कुछ चीज़ें आपको पता चल गई है इस क्वेश्चन से। तो अगर जो भी आप एमसीक्यूज कर रहे हो उससे और जितना इन्फॉर्मेशन आपसे निकल सकता है वो निकालने की कोशिश करे करो, ठीक है। सो हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशंस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो गाइज, मैं आपको पहले ही इसका आंसर बता चुकी हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने जो आपको आंसर बताया था वो इसका ही आंसर था। ऑप्शन नंबर ए, France Revolution, B. Russian Revolution, and C. Glorious Revolution, D. The Revolution of Liberals. Sorry, the Revolution of Liberals. So इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? काउंटडाउन खत्म, इसका मतलब आपका टाइम भी खत्म। अब इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फ्रांस रेवोल्यूशन। मैंने आपको बताया था ना 1789 में जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था, दैट वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये चीज़ आपको चैप्टर में पढ़ के बहुत अच्छे से पता हो ही गई होगी। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी एंड इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई आपको ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन देता है ताकि थोड़े से कन्फ्यूजिंग भी देता है ना। तो इसलिए हम अब 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट पेयर। England, a part of Balkan region. B. 1914, World War II. C. Lord Byron, a English poet. D. Marianne, German. So इनमें से कौन सा करेक्ट है ढूंढिए आप। थोड़ा सा ये हो सकता है आपके लिए टफ हो, और नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। कॉन्ग्रेट्स। So time is up guys. ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बायरन, ए इंग्लिश पोइट। ये जो पेयर है ये बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोइट थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है? अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। ट्रीटी ऑफ वीना, नेपोलियनिक वॉर बिगैन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फ्रांस रेवोल्यूशन। सो गाइस, इसके जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी आपके सामने हैं। आप देखिए और मैच कीजिए आपका आंसर किससे मैच कर रहा है, और उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 4 2 1 3। क्योंकि फ्रांस रेवोल्यूशन जब हुआ था उसके बाद ही नेपोलियनिक वॉर हुई थी स्टार्ट, और उसके बाद हमारा ट्रीटी ऑफ वीना आया था जिसमें फ्रांस जो था उसके बाउंड्रीज पर स्टेट्स को इस्टेब्लिश करने का प्रस्ताव रखा गया था, और भी कुछ एक्शंस लिए गए थे, ठीक है। और उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था। ये सीक्वेंस करेक्ट है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सो देखते हैं। What was the main feature of the pattern of land holding prevailing in the East Central Europe? Option number A, tenants, B, vast estates, C, smaller towns, and D, landlords. So guys, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वास्ट estates. अब गाइस, यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है। एंड अपना स्कोर प्लीज़ मुझे
कमेंट कीजिएगा जो मैंने आपको 20 MCQs बताए हैं। एंड आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो। तो इसलिए ईजी स्टडी टिप्स के लिए, जो कि मैं आपको शॉर्ट्स में देने वाली हूँ, ईजी स्टडी टिप्स के लिए एंड ईजी चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऐसे ही MCQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि CBSE प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछ चुका है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। तो ये चैनल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। एंड सो बाय गाइस, ये एंड पार्ट था वीडियो का। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम अगेन। एंड आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।